ठीक है, तो आप लोगों ने क्या देखा कि रेट आपका आ गया K2 K, NO, NO और O2। अब एक काम करते हैं, इसमें K2 K लिख लिया, NO 2 है तो NO की पावर क्या बना दी, 2 बना दी, और यहाँ O2 लिख दिया। अब जैसे ही आप लोग लिखोगे ना, आपका काम हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए NO3 तो आना भी नहीं चाहिए था। NO3 हमारा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में से कुछ भी नहीं है। देखिए रिएक्टेंट NO और O2 थे, जो कि मैं ले आया हूँ। मेरा यही था लक्ष्य कि NO और O2 आ जाए, और आ भी गया। सिंपल से यहाँ से ऑर्डर निकल जाएगा। NO के रिस्पेक्ट में 2 है, O2 के रिस्पेक्ट में 1 है। 2 और 1 कितना बन गया, 3 बन गया। बट ये 2 यही 2 नहीं है कि जो ये रहा, ये 2 अलग है और वो 2 अलग है। ये हम इक्विलिब्रियम की मदद से लेके आए थे। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए फिर एक और क्वेश्चन देख लीजिए, इससे मिलता जुलता। वो क्या है? वो कुछ ऐसा है कि आपको बोल रखा कहाँ गया भाई, एक मिनट। हाँ, ये रहा कि नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू गिव N2 एंड वाटर। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है ताकि N2 और वाटर निकले। रिएक्शन देखिए आपको 2NO प्लस 2H2। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड है ये, नाइट्रस एसिड थोड़ी है, तो यही होगा इसका। 2NO प्लस 2H2 गिव्स अस N2 प्लस 2H2O। ये आपको दिया है। अब आपसे बोला क्या है कि मैकेनिज़्म है, मैकेनिज़्म जो है वो आपका है, पहला 2NO था, H2 के साथ रिएक्ट करेगा, N2 बनाएगा और H2O2 बनाएगा। और ये आपके स्लो प्रोसेस है, और स्लो ही से ही हमारा रेट निकलता है। और दूसरा क्या है, H2O2 प्लस H2 आपका 2 टाइम्स ऑफ वाटर बना लेता है। ये सारी प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हैं, असली की नहीं है। ऐसा होता है, किसी ने देखा नहीं है, माना है। फर्स्ट तो प्रिडिक्टेड रेट लॉ आपको बनाना है। प्रिडिक्टेड रेट लॉ आप लोगों को बनाना है। प्रिडिक्टेड रेट लॉ क्या होगा, तो आप ध्यान से देखें। रेट लॉ तो आपका स्लो स्टेप से ही निकलेगा ये, और इस स्लो स्टेप में रिएक्टेंट आपके ये हैं, तो सीधा आप रेट लॉ बना सकते हो। रेट इज़ इक्वल टू K NO और H2, ये आपका रेट लॉ हो सकता है। प्रिडिक्टेड बोल रहा हूँ मैं, प्रिडिक्टेड मतलब मैं श्योर नहीं हूँ कि इसकी ऑर्डर क्या आने वाले हैं, पर होगा कुछ ऐसी। ठीक है, हमें ये नहीं पता कि इसके ऑर्डर क्या आने वाले हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली अगर आप 2 और 1 भी लिख जाते हैं तो वो गलत नहीं है, क्योंकि आप प्रिडिक्ट ही कर रहे हो, एग्जैक्ट नहीं बता रहे हो। ठीक है, तो अगर आप 2 और 1 भी लिख लोगे तो गलत नहीं है। ठीक है, प्रिडिक्ट कर रहे हो ये। ओके, उसके बाद देखो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे देने, ये आप होमवर्क से करके लाना। जैसे इसका एक टाइप मैंने बताया था आपको, ऑर्डर भी बताना है आपको और रेट भी बताना है। रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, है ना। तो क्वेश्चन है, फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन, फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन डिटरमाइन ऑर्डर एंड यूनिट्स ऑफ K की यूनिट बतानी है आपको रेट कांस्टेंट की। तो जैसे आप पे है 3NO, देखो रिएक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं होता, पर लिखना पड़ता है। 3NO गैसेस गिव्स अस N2O गैसेस प्लस NO2 गैसेस, और यहाँ पे रेट है, रेट इज़ इक्वल टू K NO की पावर 2। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है, रेट से ही, रेट लॉ से ही आपको पता चलता है। अच्छा, दूसरा आप लोग ये करना, H2O2 एक्वस प्लस 3I माइनस एक्वस प्लस 2H प्लस। ठीक है,
गिव्स अस 2H2O लिक्विड और I3 माइनस आयोडाइड आयन I3 माइनस, और इसका रेट लॉ है R इज इक्वल टू के H2O2 और यहाँ पे आएगा I माइनस। ठीक है, दो चीज़ें हैं। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? तीसरा आप पे है CH3 CHO गैसियस गिव्स अस CH4 गैसियस प्लस CO गैसियस, ये है, और इसका रेट लॉ है R इज इक्वल टू के, ये पहले भी करा था आपने, CH3 CHO की पावर 3/2। चौथा देखिए, चौथा है C2H5Cl गैसियस गिव्स अस C2H4 गैसियस प्लस HCl गैसियस, ये आप पे है चौथा, और इसका रेट है, रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू के C2H5Cl। तो आपको सबके ऑर्डर लिखने हैं जो रेट लॉ से पता चलेंगे, और के की यूनिट्स भी लिखनी है। ठीक है, ये काम करना, बहुत बढ़िया। इसके अलावा ये तो हो गया, ये भी हो गया। चलो कुछ मैं आपको वाले क्वेश्चन दे देता हूँ जिसमें ऑर्डर निकालना हो, तो वो एक बार होमवर्क से कर लेना आप लोग, है ना। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपको कि एक्सपेरिमेंट देता हूँ मैं आपको, है, और आप लिख लेना। तो क्वेश्चन पहला है ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन और रेट आपका। ए की कंसंट्रेशन 0.1 है, बी की 0.1 है, रेट है 2 × 10⁻²। इसके बाद दिस कांट बी डिस्क्लोज, ये आपका 0.2 है, ये आपका 4 × 10⁻² है। इसके बाद ये 0.4 है और ये भी 0.4 है, एंड दिस कांट बी डिस्क्लोज। फिर इसके बाद ये भी डिस्क्लोज नहीं हो सकता, ये 0.2 है और ये 2 × 10⁻² है। तो ये आप पे है, कुछ चीज़ें यहाँ डिस्क्लोज़ नहीं करी हुई। कुल मिला के ये 4 चीज़ें हैं आपको, ठीक है। और आपको इसमें क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। आपको ये जो 4 चीज़ें हैं उसमें आपको क्या करना है कि इन्होंने बोला रिएक्शन बिटवीन A and B is first order with respect to A and zero order with respect to B के रिस्पेक्ट में ज़ीरो ऑर्डर है। तो फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग टेबल, फिल इन द ब्लैंक्स, जो यहाँ पे ब्लैंक है उसे आपको फिल करना है। तो लगाएंगे तो वही, ठीक है, कर आप सभी सकते हैं। देखो आपको रेट लॉ से पता होगा क्या होगा, कि ए भी हमारा रिएक्टेंट है, बी भी हमारा रिएक्टेंट है। देखो ए के टर्म्स में कैसा है, पहला ऑर्डर का है, बी के टर्म्स में जीरो ऑर्डर का है। अब डेटास डालना है इसके, जैसे ए और बी डाल लेना और आपका रेट भी डाल लेना, तो के आ जाएगा। पहला डेटा डाल के ए बी और आर डालोगे तो के आ जाएगा। वो के दूसरे डेटा, तीसरे डेटा, चौथे डेटा में भी यूज़ हो जाएगा। अब जैसे मान लो मैं एक बारी को क्या करता हूँ, दूसरा डेटा देखता हूँ, तो दूसरे डेटा में मेरे पास ए नहीं है तो मैं उसे ए ही रहने देता हूँ। पर दूसरे डेटा में मेरे पास बी है, बी कितना है 0.2 और इसकी पावर कितनी 0, इसकी पावर कितनी 1, और के मुझे ऊपर से मिल जाएगा, के मुझे मिल जाएगा के फ्रॉम डेटा फर्स्ट, के मेरा डेटा फर्स्ट से आ जाएगा। और आर मुझे दे रखा है यहाँ का कितना 4 × 10⁻²। तो देखिए ये दिया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। के भी हमें दिया है तो ए निकल जाएगा। ऐसे आप इधर का बी निकाल लो और इधर का भी ए निकाल लो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, ये क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन कैसे होगा, देखो
ये भी काम करना है। एक ये क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट रेट ऑफ अ रिएक्शन। रेट ऑफ अ रिएक्शन हमें निकालना है। हमें ये दे रखा है -dA/dt इज इक्वल टू K, A का ऑर्डर 1, B का ऑर्डर 2। अब आपको पता है dA/dt रेट ही होता है भाई, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम रेट ही होता है। तो व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B आर 0.01 मोलर एंड 0.02 मोलर रिस्पेक्टिवली, और K की वैल्यू आपको दे रखी है 5.1 इंटू 10 की पावर -3, वट एवर बी द यूनिट्स, है ना। यूनिट रेगुलर वही चलेगी जो होती है। आपको रेट निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन यही है, ठीक है। आर हमारा कुछ और नहीं है, -dA/dt है। और आएगा कैसे, ये आएगा ऐसे, K बराबर है KA/B के 2K, B की पावर 2K। तो K डालिए बस, K कितना है 5.1 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। फिर A डालो, A कितना है 0.01। फिर B डालो, B कितना है, B है 0.02 और इसका चलेगा स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, मोल पर लीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, है ना। वो तो डायरेक्ट फार्मूला बेस था, ठीक है, देख लेना और कर लेना। तो कितना आ रहा है आपका, आना चाहिए पावर खुद देख लेना, 2.04 इंटू 10 की पावर -8, ये आना चाहिए मोल पर लीटर पर सेकंड। 2.04 इंटू 10 की पावर -8 आना चाहिए, ठीक है, शाबाश। इसके बाद एक क्वेश्चन आप ये कर लेना होमवर्क से। क्या है क्वेश्चन है कि ए की इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी, बी की दे रखी और रेट दे रखा आपको। ए की इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.10, बी की है 1 और रेट है 2.1 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। उसके बाद ए की इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.20, ये भी 0.20, ये 1, ये 2, ये सारा मोलर में होगा। ये है 8.4 इंटू 10 की पावर -3 और ये भी है 8.4 इंटू 10 की पावर -3। तो ओवरऑल ऑर्डर बताना है आपको, ओवरऑल ऑर्डर, साथ में रेट लॉ बनाना और साथ में K की वैल्यू भी निकालना है ना। ये तीनों के लिए 3 डेटा है ना, तो इसके लिए क्या क्या बनाना, एक तो ओवरऑल ऑर्डर बनाना, साथ में रेट लॉ बनाना और साथ में रेट कांस्टेंट की वैल्यू बताना। इंक भर देता हूँ मैं तब तक, सूख रही है आजकल इंक में, इसलिए हो रहा है। चलिए एक तो ये कर लेना, बाकी देखता हूँ 1-2 क्वालिटी के क्वेश्चन और मिल जाएं, फिर आगे बढ़ते हैं अपने थ्योरी वाले टॉपिक पे। तो देखिए एक क्वेश्चन है आपका, ये भी आप घर से कर लेना। क्या है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या है, ए की कंसंट्रेशन दे रखी, बी की कंसंट्रेशन दे रखी और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी दे रखा। उससे क्या मतलब होता है, होता तो वही है ना वो यार। रेट लॉ में हम ये थोड़ी देखते हैं कि आगे क्या है। रिएक्शन आप चाहे लिख लो, 2A + B गिव्स अस C + D दे रखा। क्या फ़र्क पड़ने वाला है इससे, है ना, कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये वैल्यू 0.1 है, ये 0.3 है, 0.3 है, 0.4 है, ये वैल्यू 0.1 है, 0.2 है, 0.4 है, 0.1 है और
रेट देखिए क्या दे रखा, रेट है 6 × 10⁻³ पहला। दूसरा है 7.2 × 10⁻²। तीसरा है 2.88 × 10⁻⁻1। चौथा है 2.4 10⁻²। तो आपसे बोला कैलकुलेट करो क्या चीज़, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी कब, व्हेन ए जो है 0.5 है और बी जो है 0.2 है। ये तो आपको रेट निकालना है जब ए क्या हो 0.5 हो, बी क्या हो 0.2 हो। ये तब तक नहीं निकल सकता जब तक आप ऑर्डर नहीं निकालोगे। आपको पता है ना कि रेट होगा क्या, रेट होगा के, ए और बी आपके रिएक्टेंट है तो ए की पावर आप ए मान लेना ऑर्डर, और बी का ऑर्डर बी मान लेना। जब तक ये ए और बी आप डेटा में डाल के निकालोगे नहीं, पता है ना 4 डेटा हैं, चारों को डालते हो, कंपेयर करते हो, हाफ की पावर ए बराबर हाफ की पावर 2, उससे ए और बी निकलेंगे। जब आपके ए और बी निकल गए, मान लो ए आपका 1 आ गया, बी आपका 2 आ गया, उसके बाद आप ये ए और ये बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देना। फिर ए की वैल्यू आप क्या पुट करोगे 0.5, और बी की वैल्यू क्या पुट करोगे 0.2, और के की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, के की वैल्यू भी निकल जाएगी। के की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, पहले तो आप ये डेटा ले लेना, ये डेटा ले लेना, या ऊपर वाले दोनों ले लेना, साथ में रेट भी ले लेना, और साथ में आपको ऑर्डर भी पता है। तो ऑर्डर आपको जैसे 1 2 पता है, ए की वैल्यू 0.1 है, बी की वैल्यू 0.1 है, और रेट भी पता है, तो के निकालना। वो के चारों डेटा के लिए यूज़ हो जाएगा, के तो सेम रहता है। फिर उसके बाद काम की चीज़ करना, ए की जगह 0.5 डालना, बी की जगह 0.2 डालना। के आपको मिल ही गया है पहले डेटा से, वो सब में यूज़ होगा, चाहे जो दिखे हैं यहाँ 4 डेटा, चाहे आप अलग से डालो। और ऑर्डर भी आपको पता है, के पता है, वैल्यूज़ भी आपको पता है, तो आपका रेट निकल जाएगा। अब रेट कुछ और नहीं है, रेट देखिए कितना है, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी या डेल्टा डी बाई डेल्टा टी है। तो जो आपका रेट निकलेगा वही आपका फॉर्मेशन रेट भी होगा डी का। तो इसे आप ऐसे कर सकते हैं ना, ये आपके ऊपर है। फिर इसके बाद बस तो फिर यही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का कर लो आप लोग, अगर आपको याद होगा। इक्विलिब्रियम के 1 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, वो यहीं का है ना, यहीं का बंदा है वो बाशिंदा। देखो फिर क्या है, आप पे है कि क्वेश्चन है एट 300 डिग्री सेल्सियस थर्मल डिसोसिएशन ऑफ HI इज़ 20%, और इक्वेशन है H2 + I2 गिव्स अस 2HI। ये आपको 2HI देता है। what will be equilibrium concentration of H2 and I2 if equilibrium concentration of HI is 0.96 मोल पर लीटर। ये सारा वैसे ही होगा जैसे इनिशियल लेके करते थे ना अल्फ़ा वाला, वैसे ही क्वेश्चन पढ़ लो। HI का डिसोसिएशन करना है हमें, ठीक है, मतलब इसका उल्टा करना पड़ेगा। ये तो फॉर्मेशन दे रखा ना H2 और I2 का 2HI, तो हमें इसका डिसोसिएशन करना है, मतलब उल्टा करना है। 2HI गिव्स H2 + I2, और थर्मल डिसोसिएशन 20% है, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 20/100। अल्फ़ा तो आपको दिख ही रहा है, अल्फ़ा आपका 20/100 होगी। उसके बाद अगर HI की वैल्यू आपकी 0.96 है, तो आपको बताना है कि उस समय H2 और I2 की वैल्यू इक्विलिब्रियम में कितनी होगी, ठीक है। ऐसा आपको पता करना है, ठीक है। कैसा करोगे, करें फिर, चलो देखो। जो आपको रिएक्शन दे रखी है ना H2 + I2 गिव्स अस 2HI, इसका हमें उल्टा चलाना है। हमें करना है 2HI को डिसोसिएट किस में, H2 और I2 में, इसमें डिसोसिएट करना है 2HI को। अब उन्होंने बोला अल्फ़ा % में 20 है, मतलब 20/100 होगा,
मतलब कुल मिला के कितना होगा 0.2 होगा। क्लियर है? शाबाश। हम एच आई की कुछ इनिशियल वैल्यू अपने मन से ले लेते हैं, ठीक है। तो इनिशियली मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ 2 है ना, तो एक मोल मत लेना, क्योंकि इस बार अल्फ़ा दे ही रखा था। कुछ ऐसा लो जिसमें 2 ही आ जाए, तो 2x ले लेते हैं, ठीक है। और इसके 0 होगी, इसके 0 होगी। अब देखो फाइनली क्या हुआ, फाइनली ये हुआ, आप ये देखो अल्फ़ा क्या होता है कि अगर यहाँ पे 1 मोल हो, तो अगर यहाँ पे 2x की जगह 2x नहीं होता, अगर यहाँ पे 1 मोल होता तो रिएक्ट कितने करते? अल्फ़ा करते। अगर यहाँ पे 2 मोल होता तो रिएक्ट कितने करते? 2 अल्फ़ा करते। अगर यहाँ पे 3 मोल होते तो रिएक्ट कितने करते? 3 अल्फ़ा करते। तो आज अगर यहाँ 2x है तो रिएक्ट कितने करेंगे? इसको 1 होता अगर ये तो 1 अल्फ़ा, 2 होते तो 2 अल्फ़ा, 3 होते तो 3 अल्फ़ा, 5 होते तो 5 अल्फ़ा। तो 2x है तो कितने रिएक्ट करेंगे? 2x अल्फ़ा। तो यहाँ से रिएक्ट कितने करें? 2x माइनस कितने? 2x अल्फ़ा। पर ये बनेंगे कितने? आप खुद देखो भाई, ध्यान से देखो, ये 2 था तो H2 1 था और I2 भी कितना था? 1 था। HI अगर 2 है ना, ये देखो स्टोइकियोमेट्री, HI अगर 2 है तो H2 कितना है? 1 है, और I2 भी कितना है? 1 है। HI 2 है तो H2 1 है, I2 1 है। अब देखो 2 HI से कितने गए? 2x अल्फ़ा गए। तो अगर 2 से 2x अल्फ़ा गए तो 1 से कितने जाएंगे भाई? x अल्फ़ा जाएंगे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। देखो 2 से अगर 2x अल्फ़ा गए तो 1 से कितने जाएंगे? x अल्फ़ा, और दूसरे 1 से भी कितने जाएंगे? x अल्फ़ा। पहले वाला 2 किसका है? HI का है। ये वाला 1 किसका है? H2 का। ये वाला 1 किसका है? I2 का। तो अब खुद देखो, अगर यहाँ से 2 अल्फ़ा गए तो वहाँ बने, यहाँ से कम होते हैं वहाँ पे बढ़ते हैं, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन कम, प्रोडक्ट की बढ़ती है अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री। तो यहाँ से अगर 2x अल्फ़ा गई, क्योंकि यहाँ 2 था तो यहाँ 2 है, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आएगा, तो यहाँ से कम हुए और वहाँ बढ़ गए, रिएक्टेंट साइड मतलब HI से कम हुए और प्रोडक्ट साइड बढ़ गई। तो यहाँ 2x अल्फ़ा इसलिए आया क्योंकि ये 2 था, यहाँ 1 है तो यहाँ सिर्फ कितना आएगा? x अल्फ़ा आएगा, और यहाँ पे भी कितना आएगा? x अल्फ़ा आएगा। x अल्फ़ा क्यों आया? स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से आया। वहाँ 2 था तो वहाँ 2x अल्फ़ा आया, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ x अल्फ़ा आ गया। दूसरी बात, यहाँ पे कम होंगे और वहाँ पे बढ़ेंगे। यहाँ पे कौन से लिखते हैं? जो बचे हैं। वहाँ पे कौन से लिखते हैं? जो बन गए। क्लियर है इतनी बातें? शाबाश। अल्फ़ा की वैल्यू आपको पता है 0.2 है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसे आगे बढ़ाते हैं। पहले तो 2x कॉमन ले लेते हैं। तो 2x अगर हमने यहाँ से कॉमन लिया तो ये 1 माइनस अल्फ़ा हुआ, ठीक है। 2x कॉमन ले लिया, 2x कॉमन ले लिया तो ये कितना हुआ? 1 माइनस अल्फ़ा हुआ। और यहाँ पे देखिए x अल्फ़ा है, यहाँ पे भी कितना है? x अल्फ़ा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? अल्फ़ा की वैल्यू डाल रहा हूँ। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? 0.2 है। यहाँ पे भी अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? 0.2 है, मल्टीप्लाई में ये है ना। और यहाँ पे भी अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? 0.2 है। तो ऐसे आ गई। अब आप खुद देखो, उन्होंने बोला कि यही तो है हमारी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फाइनली, मतलब ये इक्विलिब्रियम है ना। इक्विलिब्रियम फाइनल नहीं लिखते क्योंकि ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, इक्विलिब्रियम है, ठीक है। इक्विलिब्रियम में ये 2 चीज़ें हुई, अल्फ़ा की वैल्यू नीचे डाल के, है ना। उन्होंने बोला इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन HI की 0.96 है। उन्होंने बोला ये छोड़ो, उन्होंने बोला इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की जो है HI की वो कितनी है? 0.96। पर मेरी तो कितनी आई? 2x 1 माइनस 0.2 आई, है ना। 1 माइनस 0.2 कितना होगा? 0.8 होगा ना, 0.8 ये आई। तो मेरी तो कितनी आ रही है? पर 2x इंटू 0.8 आ रही है। बस यहाँ से x निकलेगा, यहाँ डालेंगे, दोनों की कंसंट्रेशन आ जाएगी, ठीक है। ये मैं सीरीज़ इक्वेशन से लाया और ये तो मुझे पता है, दे रखा है। तो HI की 0.96 दे रखी, पर यहाँ से मेरी कितनी आई? 2x इंटू 0.8 आई। तो अब क्या करेंगे? 0.96 और 2x इंटू 0.8 बराबर होगा 0.8 का दुगना 1.6x होता है, और ये कितना है? 0.96 है, ठीक है। 0.8 इंटू 2 1.6x हो गया, और ये 0.96 है। x की वैल्यू आई 0.96 अपॉन 1.6। देखिए नीचे वाला 0 पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर एक 0 आ जाएगा, और यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 2 0 आ जाएंगे। अब ये कुछ ऐसा है। अब देखिए 16 6 जा 96 होता है, तो कुल मिला के आप पे 6/10 है, मतलब कितना है? 0.6। और क्योंकि H2 और I2 की कंसनट्रेशन सेम है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फाइनल आंसर H2 और I2 की कंसनट्रेशन सेम है, और लगभग कितनी है आपकी? है 0.2 इंटू एक्स। और बच्चे x आपका 0.6 आया, तो ये 0.2 इंटू 0.6 है, तो कितनी होगी? 0.12 तो नहीं होगी, या 1.2 होगी?
अरे यार, पॉइंट नीचे भेजो दोनों के, 6 2 12 होगा और 2 पॉइंट नीचे जाएंगे तो 100 बनेगा, तो कितना आएगा 0.12 आएगा, है ना। यूनिट वही होगी मोल पर लीटर, तो आंसर आ गया 0.12। क्लियर है, शाबाश, आंसर है 0.12। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐसे करना था इसे। ठीक है, वेरी गुड। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, और शायद ये आखिरी हो, इसके बाद कंसेप्ट से कुछ बचा नहीं। क्वेश्चन देखिए क्या है। एक हम पे रिएक्शन है जिसमें 2a + b जो रिएक्शन है वो हमें a2b देता है। अब यहीं से देखिए a का तो 2 है, पर a का 1 है और b का कितना है 1 है, पर यहाँ 2 है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि रिएक्शन कभी नहीं बताते कि ऑर्डर में क्या आने वाला है। इसके बाद आपको k की वैल्यू दे रखी है। k की वैल्यू इनिशियल फाइनल सबके लिए सेम रहती है किसी भी स्टेज में। तो हमें क्या करना है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। कब, जब a इतना बच गया और b इतना बच गया। ठीक है, बचने वाले हैं ये, है ना, a और b इतना इतना बच गया। फिर इसके बाद हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है जब a इतना कम हो जाए, तो वहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, पहले हम करते हैं एक काम कि हमें रिएक्शन दे रखी है और रेट लॉ दे रखा, और k की वैल्यू दे रखी है और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। देखो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे रिएक्शन से तो निकलेगा नहीं, dA/dt तो हमें दे नहीं रखा ना, dB/dt दे रखा, हमें रेट लॉ से निकालना पड़ेगा। रेट लॉ है k a b और 2। एक काम करो, k की वैल्यू डालना ये, a की वैल्यू डालना ये, b की वैल्यू डालना ये, तो इनिशियल वैल्यू आ जाएगी। तो k की वैल्यू कितनी होगी, k की वैल्यू होगी 2 × 10⁻⁻6। फिर उसके बाद a है, a की कंसनट्रेशन कितनी है 0.1। फिर इसके बाद b है, b की कंसनट्रेशन कितनी है 0.2। माइंड इट ये 0.10 और 0.20 ही है और इसका चल रहा है स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ है। अब आप खुद देखिए ये होगा कैसे, 0.1 और 0.2 है ना, तो सिंपल सी बात है 2 × 10⁻⁻6 करेंगे। 0.1 मतलब 1/10 और 0.2 मतलब 2 कितना 10, और उसका चलेगा स्क्वायर, तो यहाँ आएगा 4/100, ऐसा आ गया। देखिए 4 2 जा बन गया 8, ये 3 पावर है, ऊपर जाके -3 होगी, तो 10 की पावर -6 पहले से है, कुल मिला के -9 हो गया। और आपको रेट की वैल्यू पता है, मोल पर लीटर पर सेकंड है। ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, तभी आपकी k की वैल्यू ये है। ठीक है, मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब ये तो आपका इनिशियल रेट आ गया, अब आपको फाइनल रेट निकालना है या एक और रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है कि जब a कितना बच गया 0.06 बच गया। तो ध्यान से देखो a की बात करते हैं, a इनिशियली था कितना, इनिशियल कंडीशन की बात करें तो a इनिशियली था 0.10 और फाइनली वो क्या बन गया, फाइनली a जो है आपका कितना बन गया 0.06 बन गया। रिड्यूस 2 है यहाँ, बाई नहीं है, बाई होता तो बचता कितना 0.04 बचता, इतना कम कर दिया। 0.10 था और रिड्यूस बाई 0.06, तो 0.06 कम कर दिया या 0.06 रिएक्ट कर गया, तो बचता 0.04, पर यहाँ रिड्यूस 2 बोल रखा है, इसका मतलब बच ही इतना गया 0.06। तो रिएक्ट कितना करा, तो रिएक्ट आपको दिख रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, ये 0.10 है, ये 0.16 है, तो 0.04, तो इतना रिएक्ट कर गया। ठीक है, तो हमें अपने आर फाइनल के लिए ए की कंसनट्रेशन तो मिल गई, ए की कंसनट्रेशन कितनी है वो देख लेंगे। देखो रिएक्ट कितना करा 0.04, पर बचा कितना 0.06, हम बचने वाले ही तो लिख रहे हैं, पहले से भी बचने वाले ही लिख रहे हैं। तो सर ये 0.04 बताया क्यों, क्योंकि ज़रा ये रिएक्शन देखो 2a + b आपको दे रहा है a2b, मतलब प्रोडक्ट दे रहा है। अब ध्यान से देखो a का अगर 2 रेशियो लग रहा है तो b का 1 रेशियो लग रहा है, 2:1 है। ठीक है, a का 2 रेशियो लग रहा है तो b का 1 रेशियो लगेगा, पर जनरली a का रिएक्ट कितना कर रहा है 0.04, तो सर b का कितना करेगा, तो x मान लो। आई बात समझ में, a का हर समय तो 2:1 है ना, a/b कितना है, इसके 2 पार्ट लगेंगे तो उसका 1 पार्ट लगेगा, पर आज a का कितना पार्ट है रिएक्ट करा 0.04, तो b का कितना करेगा x मान के चलो, तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी 0.04 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.02, तो b के रिएक्ट कितने करे 0.02, b के जो हैं रिएक्ट कितने करे 0.02। अब कुल मिला के बात यह है b के इनिशियली कितने थे, आप खुद देखो 0.20 था, और रिएक्ट कितने कर गए, तो रिएक्ट करा 0.20 में से कितना 0.02,
तो बचा कितना बच्चे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 0.18, तो इतने बच गए। तो बचने वाली कंसंट्रेशन लिखनी है तो बी के बचे कितने 0.18 बच गया। ठीक है, कुल मिला के बात यह है। तो ए जब 0.06 बच गया या रिड्यूस 2 हो गया, इतना बच गया, तो बी कितना बचा 0.18 और इसके रिएक्ट कितने करे 0.02 और पहले कितने थे 0.20 थे, तो बच इतने गए। के की वैल्यू आपको पता ही है, के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू आपकी है 2 × 10⁻⁻6। तो बस रेट फाइनल निकाल लो, रेट फाइनल भी यहीं से निकलेगा, के तो वही रहेगा और फाइनल कंसनट्रेशन बची कितनी 0.06 और 0.18, यहीं से निकालो रेट लॉ से। के की वैल्यू डालो कितनी है 2 × 10⁻⁻6 है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 0.06 और बी की वैल्यू कितनी है 0.18 और इसका चलेगा स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लीजिए आप लोग, ठीक है, और आंसर मुझे बता दीजिए। 2 × 10⁻⁻6 है, 0.06 है, 0.18 है, तो कुल मिला के आंसर आपका लगभग 3.90 × 10⁻⁻9 मोल पर लीटर पर सेकेंड आ रहा होगा। चेक करो, 3.90 × 10⁻⁻9 मोल पर लीटर पर सेकेंड इतना आ रहा होगा। ठीक है, शाबाश। अब क्या करेंगे, इतने हमारे कंसेप्ट हो गए, तो अब थ्योरी पार्ट देखो थोड़ा सा। तो थ्योरी पार्ट में सबसे पहले हम लोग किसके बारे में समझेंगे, एलिमेंटरी रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में समझेंगे। ठीक है, एलिमेंटरी रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम पे एलिमेंटरी रिएक्शन है, एलिमेंटरी रिएक्शन। एलिमेंटरी रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए। वही स्टेप हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और उसे ही हम रेट लॉ में इन्वॉल्व करते हैं। आई बात समझ में, एक ही स्टेप है उसे ही इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सिंगल स्टेप में होने वाली रिएक्शन हमारी एलिमेंटरी रिएक्शन कहलाती है। तो रिएक्शन विच प्रोसीड इन सिंगल स्टेप, एक रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में हो जाए वही। एंड दिस सिंगल स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यही सिंगल स्टेप जो है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और यही सिंगल स्टेप हम इन्वॉल्व करते हैं इन रेट लॉ या रेट इक्वेशन। इसी स्टेप को हम लेते हैं। जरा इसका एग्जांपल देखो, जैसे एक सिंगल स्टेप में होती है H2 + I2 गिव्स अस 2HI। मैं यहाँ H2 + Cl2 गिव्स अस 2HCl इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है और वो सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो एलिमेंटरी रिएक्शन आपको पता चले रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होती है और यही स्टेप हम रेट डिटरमाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं, मतलब यही हमारा स्लो स्टेप होता है। कहने का स्लो स्टेप है वो, है ना, होगा इसके कंपैरिजन में कोई फास्ट, पर ये हमारा स्लो स्टेप है और यही स्टेप को हम रेट लॉ में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो। इसके बाद हमारा आएगा कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होती है, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्टेप में होती है और या तो इसमें कुछ साइड चेन रिएक्शंस भी होंगी, है ना, इन्वॉल्विंग साइड चेन रिएक्शन। कुछ सेकेंडरी रिएक्शन भी होती है, साइड चेन रिएक्शन। साइड चेन रिएक्शन क्या होगी, मान लो जैसे A + B2 हमें देगा AB2, तो आपको ये आसान दिख रहा है, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें एक साइड चेन रिएक्शन ऐसी हो कि B2 को भी पहले टूटना पड़े, B रेडिकल और B रेडिकल में, रेडिकल मतलब दो फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, B2 के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा ना, एक बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन, एक इसे मिल गया एक इसे मिल गया, तो ये भी तो एक साइड रिएक्शन है, इसमें B2 को भी टूटना पड़ेगा। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो मल्टीपल स्टेप में होती है और उसमें साइड चेन रिएक्शन भी होने की संभावनाएं होती हैं। अच्छा, यहाँ पे रेट इज़ डिटरमाइंड बाय दैट रिएक्शन विच इज़ स्लो। रेट हमेशा स्लो से ही निकलता है। ये आप SN1 और SN2 में भी पढ़ चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिकुलर और सब्स्टिट्यूशन बाईमॉलिकुलर, है ना, न्यूक्लियोफिलिक। तो रेट इज़ डिटरमाइंड बाय दैट रिएक्शन विच इज़ स्लो एंड इट इज़ इन्वॉल्व इन, यही स्टेप
इन्वॉल्व होते हैं रेट लॉ में, इन्वॉल्व इन रेट लॉ, ये बातें, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल देख लो, ठीक है। एग्जांपल है जैसे H2 प्लस Br2 गिव्स अस 2HBr। अब ये देखो देखने में तो बहुत सिंपल लग रही है, पर अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी, जैसे H2 फ्री रेडिकल से टूट सकता है, Br2 टूट सकता है, ऐसी है। और भी बहुत सी होती हैं, जैसे आयनिक रिएक्शन होगी आपकी, आप आयनिक रिएक्शन बनाते हो ब्रोमीन आयोडीन की, तो वैसी वाली जैसे ये होगी 5Br नेगेटिव, नहीं याद नहीं करना, बस देख लो फ्लो के साथ चलो। 5Br नेगेटिव और BrO3 माइनस प्लस 64H प्लस गिव्स अस, देखो ये खुद ही पहाड़ है, 3Br2 प्लस 3Br2 प्लस 5H2O। तो देख लो खुद कैसी है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ये सारी, है ना। 3Br5 या 3H2O होगा, ठीक है। ये तो एलिमेंटरी और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऐसे कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के आपके रेट लॉ आते हैं, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ रेट लॉ। देखो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती कैसे है, देखो दिखने को तो वो ऐसे लगेगी कि ए गिव्स अस प्रोडक्ट, रिएक्शन होगी तो ऐसी कि ए जो है हमारा रिएक्टेंट वो बी प्रोडक्ट देगा, पर जब हम इसका रेट लॉ निकालते हैं तो रेट लॉ में क्या आता है, के रिएक्टेंट कौन है, ए की कंसंट्रेशन कितनी, 0, ये आता है। इसका मतलब रेट और रेट कांस्टेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसी रिएक्शन जनरली होती कहाँ है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है, तो जनरली अकम्पनीड बाय सनलाइट या आपका रेडिएशन, इनको ये देते हैं। अब अगर आप इसके लिए ग्राफ भी बनाओगे ना, किस किस के बीच का, टाइम के बीच का और कंसंट्रेशन के बीच का, तो ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा रेट, आई बात समझ में, कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो ग्राफ सीधी लाइन बनेगी, ठीक है। या तो आप सीधी लाइन, है ना, क्योंकि कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो सीधी लाइन बनेगी। तो ऐसे बना दूँ तब तो दिखेगा ही नहीं, या आप ऐसे देख लो, यहाँ पे रेट लिख लिया क्योंकि हम रेट के हिसाब से चल रहे हैं, और यहाँ कंसंट्रेशन लिख लिया, तो कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड ही नहीं करेगा, तो एक इनिशियल कंसंट्रेशन जो उसके लिए सैचुरेशन में आएगी, मतलब एक कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड नहीं करेगा, तो थोड़ा सा ऊपर बना के ऐसे सीधे बना लिया कि कंसंट्रेशन लगभग एक ही है, चेंज कुछ नहीं आ रहा। यहाँ पे आता है क्या, रेट डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे या कंसंट्रेशन चेंज पे, तो कंसंट्रेशन कुछ है वो चेंज ही नहीं हो रही, ना ऊपर जा रही ना नीचे जा रही, कोई चेंज ही नहीं आया कंसंट्रेशन में, कोई चेंज नहीं आया। चेंज आता तो ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होते, कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रही, इसका मतलब ये एक पहचान है किसकी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, हमारा रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, रेट बढ़ रहा है पर कंसंट्रेशन मतलब वर्टिकली कोई फ्लक्चुएशन नहीं आ रही है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब अगर यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल देखो तो देखिए एग्जांपल कैसे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल देख लो। देखिए जैसे आप पे हुआ एग्जांपल, यहाँ पे H2 गैस, यही वाला बोल रहा था मैं, पहला है एग्जांपल, H2 गैस प्लस Cl2 गैस सनलाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकली करती है, आपने हेलो एल्केन और हेलो एरीन में पढ़ना है ये, और ये आपको देती है 2HCl, ठीक है। HCl भी गैसेस फॉर्म में आता है। अब अगर इसका हम रेट लिखना चाहें तो रेट क्या आएगा, के रिएक्टेंट कौन है, H2 और कौन, Cl2, और दोनों की कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करेगा, तो 0 और 0 आ जाएगा। दूसरा ये बहुत सी, जैसे प्लेटिनम के प्रेजेंस में अमोनिया का डिकम्पोजिशन हुआ, जो आप लोगों ने न्यूमेरिकल में भी देखा था, 2 अमोनिया गैस है, प्लेटिनम के प्रेजेंस में इसका डिकम्पोजिशन हुआ, तो आपको पता है N2 गैस और 3H2 बनती है, हेबर्स प्रोसेस का उल्टा है ये। यहाँ पे भी रेट लिखेंगे तो रेट होगा के NH3, 2 दिख रहा है 2 लिख दूँ, नहीं 0 लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे चलता है ये, क्लियर, शाबाश, चलिए बहुत बढ़िया।
अब इसके बाद देखिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये हमारे लिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर का भी देखेंगे। तो आप पे है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन देखना है, ठीक है। तो देखिए कैसे देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको पता है इसमें हम शुरुआत कैसे करते हैं, देखो कंसीडर है रिएक्शन, एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं जिसमें हमें रिएक्टेंट क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है, ऐसे हमने लिख लिया, ठीक है। रिएक्टेंट आप कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि रेट भी आर से डिनोट होता है तो मैं रिएक्टेंट को ए मान लेता हूँ। और क्योंकि ये जीरो ऑर्डर है तो इसका रेट लॉ में जो रेट है हमारा आर, वो बराबर होगा के इंटू ए की कंसनट्रेशन की पावर कितना, 0, ऐसे लिखोगे आप, ठीक है। पर अगर आप इस रिएक्शन से देखो तो इस रिएक्शन से आपको रेट कितना मिलेगा, आप बोलोगे डी ए बाई डी टी या डी पी बाई डी टी। वो एक्टिव मास का मैं सिंबल नहीं बना रहा हूँ अभी, पर रेट ऑफ रिएक्शन होता है डी ए बाई डी टी और डी पी बाई डी टी। अभी हम स्टोइकियोमेट्री नहीं देख रहे, और क्योंकि रेट लॉ से हमें पता चला ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट होगा के ए की पावर 0। तो आप ध्यान से देखो, रेट को मैं वो भी लिख सकता हूँ डी ए बाई डी टी। रेट की वैल्यू ये वाली डाल दी यहाँ पे, रेट हो गया डी ए बाई डी टी, और ये बराबर आया के इंटू 1। किसी की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो भाई साथ में कर लो, डी ए इधर गया, डी टी उधर गया, तो डी ए बन गया कितना, के डी टी, ठीक है। डी ए की वैल्यू कितनी आ गई, के डी टी। अब लगाना चाहो तो यहाँ पे माइनस लगा दो और यहाँ पे क्या लगा दो, प्लस लगा दो, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। अब क्या करना है, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देना है। तो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी, ठीक है। बच्चों इंटीग्रेशन जब हम करते हैं किसी इनडेफिनाइट का, क्योंकि हमें पता नहीं है ये डेफिनेटली क्या आएगा, तो जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो हमें एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लगाना पड़ता है जिसकी वैल्यू सी होती है, ठीक है। सी इज़ द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब आपको इंटीग्रेशन पता है, जैसे डी एक्स का बड़ा भाई कौन, एक्स, डी से इंटीग्रेशन कटता है कितना बचता है, एक्स। ऐसे ही डी एन का बड़ा भाई कौन, एन। तो ऐसे आप बताओ मुझे डी टी का बड़ा भाई कितना है, टी। तो यहाँ पे माइनस टी आ गया। अब यहाँ पे तो डी ए होगा ना, डी ए होगा यहाँ पे, ठीक है। तो डी ए का बड़ा भाई कौन, ए, तो यहाँ पे माइनस का ए आ जाएगा। जैसे डी एक्स का बड़ा भाई कौन, एक्स, ऐसी। और यहाँ पे क्योंकि के कांस्टेंट होता है, के बाहर आया, यहाँ पे लगा इंटीग्रेशन डी टी, और इसे अगर हम आगे बढ़ाएं तो माइनस ए इज इक्वल टू के डी टी का बड़ा भाई कौन, टी। आई बात समझ में, जैसे डी एक्स का बड़ा भाई एक्स होता है, डी ए का बड़ा भाई ए हुआ, ऐसे डी टी का बड़ा भाई टी हुआ, और साथ में हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दिया सी। सी हमारा क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान के चलते हैं। क्लियर है इतनी बातें? इसे हम कौन सी इक्वेशन मान के चलते हैं, फर्स्ट मान के चलते हैं। अब हम उस समय जाते हैं जहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हुई, तो उसे बोलते हैं इनिशियल कंडीशन, अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन। हम इनिशियल कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं। अगर हम यहाँ पे इनिशियल कंडीशन लगाएं तो देखें क्या बनता है। इनिशियल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखो, यहीं लगानी है। तो इनिशियल कंडीशन मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, मतलब टाइम कितना होगा, 0 होगा, टाइम 0 होगा। और जो आपकी कंसनट्रेशन है ना, वो इनिशियल कंसनट्रेशन बन जाएगी जो कि ए नॉट होता है, ठीक है। नॉट लग गया मतलब शुरुआत की बात कर रहे हैं या 0 टाइम की बात कर रहे हैं। तो ये 0 टाइम मतलब ऐसा नहीं है कि समय शुरू ही नहीं हुआ होगा, उसकी ऑब्जर्वेशन शुरू नहीं हुई होगी, उसको हमने ऑब्जर्व करना शुरू नहीं करा होगा। तो टाइम 0 है और कंसनट्रेशन की वैल्यू इनिशियल मतलब ए नॉट हो जाएगी। इसको हम फर्स्ट में डालते हैं, तो इसको हम फर्स्ट में डालते हैं, और फर्स्ट से देखिए हमें क्या मिला, माइनस ए की जगह कितना आएगा, ए नॉट आएगा क्योंकि इनिशियल है। के इंटू टी की जगह कितना, 0, और प्लस आपका सी। तो सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, सॉरी माइनस ए नॉट आई। सी की वैल्यू कितनी आई, माइनस ए नॉट आ गई, क्योंकि के इंटू 0 तो 0 होगा। और यही सी की वैल्यू माइनस ए नॉट यहाँ डाल दो,
क्योंकि अगर ये सी लिखते ही नहीं तो ये आता ही नहीं, ठीक है। तो सी की जगह माइनस ए नॉट डालो, तो देखो आपको मिला क्या, आपको मिला माइनस ए बराबर के टी, और सी की जगह कितना माइनस ए नॉट। तो होगा क्या फाइनली, फिर हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि ए नॉट इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ए नॉट माइनस ए बराबर कितने का आया, के टी के आया, और टी की वैल्यू कितनी आई, ए नॉट माइनस ए बाई कितना के, टी की वैल्यू ये आई, ठीक है। तो आप इसे बॉक्स में बंद कर लीजिए, टी की वैल्यू आई ए नॉट माइनस ए प्लस के, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखें, क्योंकि आपने स्लोप पॉइंट फॉर्म पढ़ी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहीं पे इसका स्लोप देख लेते हैं एक बार, है ना। तो एक इक्वेशन हमें ऐसी मिली, देखो ए नॉट तो इनिशियल है, वो तो फिक्स रहेगा, ठीक है, वो तो चेंज नहीं होता, तो वो सी के जैसे ट्रीट होगा। आपको ये वाली फॉर्म पता है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे y होता है, x होता है, m स्लोप होता है, c y इंटरसेप्ट होता है। तो हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, क्योंकि ये हमारा चेंज नहीं होगा तो इसे c ले लेते हैं, ठीक है, और kt को इधर ले आते हैं, kt को इधर ले आते हैं, a को इधर भेज देते हैं, तो a नॉट माइनस kt कितने के बराबर आया, a के बराबर आया, ये y हो गया, ठीक है, ये c हो गया, और यहाँ पे mx हो गया। तो आपको पता है x में तो टाइम आएगा और m आपका k हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि y की जगह हम तो डालेंगे, देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, y की जगह हम a डालेंगे, x की जगह हम टाइम रखेंगे, टाइम एक्सिस। स्लोप हमारा नेगेटिव आया माइनस के, नीचे की साइड बनेगा, और y इंटरसेप्ट, ये c वो नहीं है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये c है y इंटरसेप्ट। तो मुझे चेंज करना है, तो मैं क्या करूँ, इसमें ऐसे लिख लूँ, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो c जो है आपका y इंटरसेप्ट है, और ये बराबर आया a नॉट के। तो एक छोटा सा अगर हम ग्राफ बनाएं इसका, तो होगा क्या, x एक्सिस में हमारा टाइम है, ठीक है, और y एक्सिस में हमारी a कंसंट्रेशन है, और क्योंकि स्लोप नेगेटिव है तो ये नीचे की साइड आएगा, और अगर हम इसका पॉजिटिव डायरेक्शन में वो बनाएंगे तो m की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के आएगी, ठीक है, ये चीज़ है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक y इंटरसेप्ट हमारा कितना हो जाएगा, y इंटरसेप्ट की वैल्यू है हमारी कितनी, a नॉट, तो इतनी चीज़ हमारी a नॉट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक a नॉट, ये टाइम एक्सिस, वो कंसंट्रेशन, और स्लोप नेगेटिव था, और स्लोप हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हैं, तो ये बड़ा वाला एंगल लेना पड़ेगा ऑब्ट्यूज, छोटा वाला नहीं लेंगे तो फिर वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा। आपको हमेशा आगे प्रोग्रेसिव रहना है, तो आगे बढ़ेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के आ जाएगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में स्लोप कितना होता है, तो आपको बोलना है माइनस के होता है, ठीक है। यहाँ पे स्लोप कितना आया, याद रखना, माइनस के आया, और यहीं पे आपका इंटरसेप्ट भी कितना आया, तो यहाँ पे आपका इंटरसेप्ट आया ए नॉट, ठीक है, ए नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे हम एक और काम करते हैं, हाफ लाइफ निकालते हैं। हाफ लाइफ क्या होती है, मान लो कि आप पे एक स्पीशीमेन है, यहाँ पे आपने कुछ मटेरियल रखें, मान लो वो ए नॉट है, ठीक है, कुछ आपने एटम्स आयन रख लिया ऐसे हाइपोथेटिकली ए नॉट। तो हाफ लाइफ मतलब क्या होती है, वो टाइम कि जब ए नॉट बाई टू रिएक्ट कर जाए या ए नॉट बाई टू रिएक्ट होने से बच जाए, ठीक है। फिजिक्स में रिएक्ट को बोलते हैं डिके होना, सड़ जाना। तो हाफ लाइफ वो टाइम है जब इनिशियल कितने ए नॉट, तो ए नॉट बाई टू डिके हो जाएं, ख़राब हो जाएं या रिएक्ट कर जाएं, या ए नॉट बाई टू बच जाएं, क्योंकि आधे अगर ख़राब होंगे तो आधे बच जाएंगे, ठीक है। तो हाफ लाइफ वो टाइम होता है कि जहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन से आधे बच जाएं या आधे रिएक्ट कर जाएं। तो अब हम नई चीज़ देखते हैं, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको हाफ लाइफ लिखनी है, ठीक है। देखिए कैसे होगी,
आपको ये पता चला कि ए जो था आपका वो था ए नॉट माइनस के टी, ये हमने लिख लिया था, तभी तो स्लोप नेगेटिव आया था। अब हाफ लाइफ मतलब क्या है, मैंने आपको अभी बताया। हाफ लाइफ मतलब टी हाफ, अगर हम इसे बोल लें टी हाफ, तो ये हाफ लाइफ होता क्या है, ध्यान से देखो। टी हाफ इज़ दैट टाइम या इंस्टेंट, टी हाफ इज़ दैट टाइम या इंस्टेंट when half of initial concentration, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा, हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, ए क्या है आपके, रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट गेट्स रिएक्टेड, आधे रिएक्ट कर जाएं इनिशियल का, है ना, तो ए नॉट मान लेते हैं ना, ए नॉट जो आपका इनिशियल है उससे आधे रिएक्ट कर जाएं, या आधे लेफ्ट अनरिएक्टेड जो रिएक्ट होने से बच गए, अनरिएक्टेड। तो हाफ लाइफ इज़ दैट टाइम इन विच हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन जो ए नॉट है वो डिके होने से बच जाएं, रिएक्ट होने से बच जाएं, या हाफ रिएक्ट हो जाएं। तो कुछ नहीं करना इसमें, इसे फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं और इसमें क्या करते हैं, टी की जगह टी हाफ लिखते हैं और ए की जगह हम, क्योंकि हाफ लाइफ में क्या है, आधे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, आधे मतलब ए नॉट का आधा रिएक्ट करेगा जब टाइम कितना हो जाए, टी हाफ हो जाए। क्लियर इतनी बातें, जब टाइम टी हाफ हो जाएगा तो ए कितना रह जाएगा, ए नॉट बाई टू, बच कितने जाएंगे, ए नॉट बाई टू, और रिएक्ट भी कितने कर जाएंगे, ए नॉट बाई टू, 50% रिएक्ट कर गए, 50% बच गए। ये दोनों चीज़ें आप फर्स्ट में डालो तो ए की जगह तो आपका ए नॉट बाई टू आ गया, ए की जगह ए नॉट बाई टू, ए नॉट आपका ऐसी माइनस के, और टी की जगह आपका टी हाफ आ गया। क्लियर है इतनी बातें, शाबाश। अब क्या करो, बस के टी यहाँ ले आओ, तो के टी हाफ कितना आ जाएगा, ये इधर आया, ए नॉट अपनी जगह है और ए नॉट बाई टू को इधर आना पड़ेगा तो माइनस का हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो 2 ए नॉट माइनस ए नॉट मतलब ए नॉट बाई टू आ गया। तो अगर हम यहाँ से टी हाफ की वैल्यू निकालें तो वो क्या आ जाएगी, ए नॉट बाई टू के आ जाएगी। टी हाफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए नॉट बाई टू के, ठीक है, शाबाश। इसमें और कुछ तो है नहीं, इतना ही है। अब हम फर्स्ट ऑर्डर का देखते हैं एक बार, फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, ठीक है, शाबाश।